स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात करेंगे 3 पोस्ट कोड्स को लेकर, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ अभ्यर्थियों को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और ये 3 पोस्ट कोड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले से संबंधित ये जानकारी है, तो बिल्कुल अपडेट बारीकी से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरी बात करेंगे 30 मई को, क्योंकि प्रचार प्रसार थमने वाला है, तो उससे पहले 5 दिनों में आखिरकार क्या कुछ शेड्यूल रहेगा बड़े नेताओं को लेकर, क्योंकि स्टार प्रचारक भी अपनी भूमिका अदा करने के लिए इस वक्त हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। तो इन 5 दिनों में कौन कौन सी बड़ी रैलियां होने वाली है 30 मई की शाम को, क्योंकि प्रचार प्रसार पूरी तरह से थमने वाला है, तो आखिरकार दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से अगले 5 दिनों के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है। अग्निवीर योजना बंद की जाएगी, ये ऐलान आज किसने किया है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर भी इस दौरान हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक बार फिर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई तक भारी गर्मी रहने वाली है। इस बीच बारिश को लेकर कोई आसार नहीं जताए गए हैं। ये 26, 23 और 28 को सबसे ज्यादा गर्मी रहने के आसार जताए गए हैं। 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पिछले कल कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, जिस वजह से गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अगले 3 दिनों में कोई भी आसार हल्की बूंदाबांदी के नजर नहीं आ रहे हैं। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। अब देखिए, 30 मई को प्रचार थम जाएगा। 30 मई की वो शाम होगी जब प्रचार प्रसार पूरी तरह से थमने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में वोटिंग होनी है 1 जून को, और 1 जून का इंतजार हर किसी को बहुत ज्यादा बेसब्री से है, क्योंकि 1 जून को वोटिंग हो जाएगी। उसके ठीक 2 से 3 दिन बाद यहाँ रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और फिर ये पता चल पाएगा कि आखिरकार किस राजनीतिक दल ने इन दिनों में अपनी बेटर परफॉर्मेंस दी है। जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही होता है। भाजपा भी दावा कर रही है कि जरूर जनता उनका ही साथ देने वाली है। कांग्रेस की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है कि जनबल उन्हें ही मिलने वाला है, लेकिन किसे मिलेगा इसका फैसला 4 जून को होगा, और 4 जून से पहले 1 जून को ये बड़ी परीक्षा दोनों राजनीतिक दलों के लिए हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। लेकिन 30 मई को जैसा कि हमने कहा कि प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो उससे पहले कोशिश भाजपा और कांग्रेस की ओर से ये हो रही है कि अगले 5 दिनों में जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो अपनी भूमिका अदा कर लें। अभी देखिए, पिछले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो गई है। भाजपा की ओर से ये जनसभा नाहन में आयोजित की गई थी और उसके बाद मंडी में भी, क्योंकि जनसभा को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजे हैं, तो कहां कहां वो गरजे और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बड़ी बात करेंगे कांग्रेस को लेकर भी, तो इनके भी स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। आज ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोडू में जनसभा संबोधित की है। अगले कल नाहन में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। तो एक एक करके सभी स्टार प्रचारक आ रहे हैं, और जिससे पहले ये प्रचार प्रसार थमे, कोशिश ये हो रही है कि अपनी बात वो जनता तक पहुंचा दे। अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रोडू आए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, और जो शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं विनोद सुल्तानपुरी, उनके लिए प्रचार प्रसार इन्होंने किया। अपील की लोगों से कि विनोद सुल्तानपुरी को ही वोट दे, क्योंकि इससे पहले जो सांसद रहे हैं सुरेश कश्यप, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया और भाजपा के किसी भी सांसद ने कोई कार्य नहीं किया है, कोई निडरता नहीं दिखाई है। संसद में आवाज उठाने से हमेशा से ये बचते आए हैं, तो इसलिए जरूरी है अब कांग्रेस का साथ यहाँ की जनता निभाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 4 बड़े सवाल किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि 15 लाख का क्या हुआ जो सभी के अकाउंट में आने वाले थे। दूसरी बात ये कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया गया था, लेकिन रोजगार के नाम पर अग्निवीर योजना शुरू कर दी गई, जो कि अब कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बंद करने वाली है। 4 साल के लिए ये रोजगार युवाओं के लिए ढूंढा गया है, उनके साथ खिलवाड़ है। तो जैसे ही अब इंडी गठबंधन जीतेगा, उसके बाद सबसे पहला काम इसी योजना को बंद करने का किया जाएगा। तीसरी बात उनकी ओर से यह भी कही गई है कि आखिरकार पिछले 10 सालों में कितनी ही गारंटियां यहां पर पूरी की गई हैं, कितने ही वादे मोदी सरकार ने पूरे किए हैं, इसका ब्यौरा उन्हें देना चाहिए। किसानों के लिए, बागवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, इस पर अपनी बात कहनी चाहिए। केवल योजनाएं तैयार की गई, लेकिन धरातल पर कोई भी योजना नहीं।
देखने के लिए मिल रही है। धरातल पर एक भी योजना नहीं उतरी है। हालांकि इस बीच एक ही बात भुनाने में जो कांग्रेस नेता लगे हैं वो संविधान पर है, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी कही गई है आज बात की। अब तो सार्वजनिक मंच पर भाजपा नेता ये कहने लगे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। इसीलिए संविधान और लोकतंत्र, अगर ये दोनों ही चीजें बचानी हैं तो जरूरी है भाजपा को सत्ता से उखाड़ दिया जाए। जो कुछ इन्होंने भाषण में बड़ी बातें कही वो हम आपके लिए लेकर आए थे। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो अगले कल, क्योंकि राहुल गांधी हिमाचल दौरे पर होंगे, नाहन में इनकी ओर से रैली संबोधित की जाएगी। जो जनसभा आयोजित की जा रही है कांग्रेस की ओर से, उसे लेकर तैयारियां हालांकि 2 दिन पहले ही पूरी कर ली गई हैं। और नाहन के बाद राहुल गांधी फिर ऊना का रुख भी करने वाले हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचने वाली है और एक स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका अदा करेंगी। देखिए, एक दर्दनाक घटना भी इस बीच सामने आई है। ये पिछले कल की बात है, क्योंकि नाहन में काफी ज्यादा भीड़ जुटी थी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, जो कि देश के प्रधानमंत्री है और तीसरी बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, इसी मकसद से खास तौर पर नाहन में वो रैली आयोजित की गई थी। तो चौपाल से भी काफी लोग वहां पर पहुंचे थे और इसके लिए बकायदा प्राइवेट बसेस लगाई गई थी भाजपा की ओर से। जो प्राइवेट बस चौपाल से लोगों को लेकर पहुंची थी नाहन वाली रैली में, तो जैसे ही वापसी के दौरान सवारियां जा रही थी, हालांकि सवारियों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया था चौपाल में, लेकिन जब ड्राइवर कंडक्टर लौटने लगे इसी प्राइवेट बस में तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। धाटू खाड़ी में ये अनियंत्रित हो गई और तकरीबन 100 फीट नीचे जाकर गिरी है। इस बीच गनीमत यही रही है कि जो भी लोग रैली में पहुंचे थे हिस्सा लेने के लिए, उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया था। उसके बाद यह हादसा पेश आया है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और ये 30 वर्षीय बताए जा रहे हैं। कपिल इनका नाम है और ये सिरमौर के निवासी हैं। ड्राइवर की दरअसल ये मौत हुई है। ये बस ड्राइवर थे, परिचालक फिर बच गया है, उनका भी उपचार चल रहा है। ड्राइवर कंडक्टर ही उस वक्त क्योंकि बस में मौजूद थे, लेकिन 100 फीट गहरी खाई में जब बस गिरी तो फिर ये बच नहीं पाए। एक तरह से दर्दनाक घटना हम ये कहना चाहेंगे, और शायद ही इन्होंने कल्पना की होगी कि इस तरह की घटना भी इनके साथ यहाँ पर पेश आ सकती है। सिरमौर जिला की बाउंड्री में ये दर्दनाक हादसा दरअसल पेश आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज हिमाचल दौरे पर थे और इनकी ओर से भी जनसभा संबोधित की गई है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के लिए इन्होंने अपील की है लोगों से कि उन्हें वोट दिया जाए और 5वीं बार उन्हें फिर सांसद बनाया जाए। एक बड़ी बात भी इस दौरान उनकी ओर से कही गई, क्योंकि ऊना जिला के अंब में ये रैली आयोजित की गई थी भाजपा की ओर से और वहीं जनसभा को संबोधित कर रहे थे अमित शाह। तो बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि जहां भी वो जनसभा को संबोधित करने जाते हैं लोकसभा चुनावों के दौरान, हर बार जनता उनसे यही कहती है कि उनके सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाइएगा, लेकिन हमीरपुर वालों को तो बने बनाए मंत्री मिल गए हैं। ये बड़ी बात कही। इसके बाद उत्सुकता और ज्यादा वहां के लोगों में बढ़ गई थी। हालांकि स्ट्रेंथ आज काफी ज्यादा वहां पर भी देखी गई है। पिछले कल की भी बात करें तो काफी हजारों में लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आज अमित शाह की रैली भी उतनी ही जोश भरी हमें नजर आई है, और जब उन्होंने ये बात कही कि बने बनाए मंत्री हमीरपुर संसदीय सीट को मिलने जा रहे हैं तो उत्साह और जोश लोगों का और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एक तरह से ये हौसला बढ़ाने वाली बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दी थी। दूसरी बात अमित शाह की ओर से यह भी कही गई कि नरेंद्र मोदी को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। 5 चरण हो चुके हैं वोटिंग के, 310 के पार अभी भाजपा चल रही है, और अब जो 6वां और 7वां चरण होगा उसमें 400 पार का टारगेट पूरा करना है और आम जनता ही इसे संभव कर सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर एक बात अमित शाह ने यह कही है कि राहुल बाबा और प्रियंका गांधी शिमला में खुशियां मनाने के लिए पहुंच गए, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। इनकी सोच का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। ये किस धर्म के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये बात आज किसी से नहीं छिपी है। और अगर हिमाचल प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं कि फिर से वो दिन ना आए जो कि एक तरह से भूतकाल में देखने पड़े हैं भारत को, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि नरेंद्र मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कुछ पिछले कल प्रधानमंत्री की ओर से भी किया गया है जब नाहन में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक और किन्नौर में भाजपा को देखिए बड़ा झटका लग गया है। दरअसल यहाँ तेजवंत नेगी जो कि भाजपा के पूर्व विधायक हैं और 2022 में क्योंकि आजाद प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस वक्त इन्हें निष्कासित कर दिया गया था पार्टी की ओर से, और इनके 300 के करीब समर्थक हैं, जिसे लेकर भाजपा का ये मानना था कि जो इनके समर्थक हैं वो टूट रहे हैं और फिर से भाजपा में वापसी कर रहे हैं। तो इस पर तेजवंत नेगी की ओर से
पिछले कल ही रिकांगपिओ में एक महासम्मेलन आयोजित किया गया था और ऐलान इन्होंने ये किया है कि 2 दिन का समय भाजपा को देना चाहते हैं। अगर भाजपा इन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो अपने 300 समर्थकों के साथ ये दोबारा से ज्वाइनिंग कर लेंगे और अगर नहीं बुलाती है तो फिर ये अन्य प्रत्याशी का फेवर करने वाले हैं, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जाने वाले हैं। संख्या काफी ज्यादा है ये, क्योंकि किन्नौर देखिए वहां पर वैसे भी जनसंख्या ज्यादा नहीं है और 300 की संख्या को लेकर अगर चले तो वहां के हिसाब से ये भारी संख्या मानी जाएगी। अब देखना होगा कि भाजपा इन्हें वार्ता के लिए बुलाती है या नहीं, क्योंकि इन्होंने खुला ऑफर दिया है कि अगर भाजपा वार्ता के लिए इन्हें बुलाएगी तो कोई शर्त भी इनकी ओर से ऐसी नहीं रखी जा रही है, सिर्फ वार्ता करना चाह रहे हैं और अपने 300 लोगों के साथ ये दोबारा से भाजपा में वापसी कर लेंगे। अब इस पर क्या कुछ बीजेपी का रुख रहता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि ये तेजवंत नेगी की ओर से दावा किया गया है जो इनके 300 से 350 के करीब समर्थक है, आज भी एकजुट है और इनके साथ ही चलते हैं। ये केवल अफवाह फैलाई जा रही है किन्नौर में भाजपा की ओर से कि इनके समर्थक टूट गए हैं और अब इनके साथ संगठित नहीं है। एक परीक्षा से जुड़ी जानकारी भी आपको दे देते हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से पशुपालन विभाग के लिए ली गई वेटनरी क्लास 1 ऑफिसर के पदों की स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। आयोग की ओर से इसकी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। 25 फरवरी को इस पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी। 117 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया है। इन अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट अब 10 जून से 15 जून के बीच होगा और लोक सेवा आयोग की ओर से ही आंसर की भी जारी की गई है। दरअसल ये सेट और टेस्ट 2 के साथ प्लानिंग विभाग के लिए असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर क्लास 2, शिक्षा विभाग स्कूल लेक्चरर न्यू मैथमेटिक्स, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसकी आंसर की जारी की गई है। 5 दिनों के भीतर इसमें अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई है, यानी कि 30 मई तक ये आपत्तियां भी दर्ज करनी होंगी और प्रति प्रश्न ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपए फीस ली जाएगी। ये नॉन रिफंडेबल होगी। वेबसाइट पर बारीकी से जानकारी दी गई है। अब आंसर की जारी करने के बाद अगर कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है छात्र तो वो बिल्कुल कर सकता है, अगर कोई भी अभ्यर्थी ये आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हो। 3 पोस्ट कोड्स पर भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। हालांकि ये बात हमने पहले भी कही थी। 3 पोस्ट कोड्स जिन्हें लेकर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने पहले विज्ञापन जारी किए थे, लेकिन फिर उस वक्त सुखू सरकार ने आयोग की कार्यप्रणाली भंग कर दी थी और जिम्मा लोक सेवा आयोग को दिया था। लोक सेवा आयोग ने इन 3 पोस्ट कोड्स को लेकर 10 फरवरी को विज्ञापन जारी किए। एक इसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का पोस्ट कोड है, 41 इसमें पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट का भी पोस्ट कोड है, 42 इसमें पोस्टें निकाली गई थी और जूनियर ऑडिटर के 37 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ था 10 फरवरी को। और उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा यह किया था कि जब पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किए थे तो फीस इन्होंने जमा करवा दी थी और अब इस फीस का रिकॉर्ड क्योंकि लोक सेवा आयोग को मिल नहीं रहा है, इसीलिए 28 जून तक मौका दिया गया है दोबारा फीस जमा करवाने के लिए। उसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला है। या तो अभ्यर्थी अपना प्रूफ दे दे, एक तरह से रिकॉर्ड बता दे कि उन्होंने फीस पहले जमा करवाई है। अगर कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है तो 28 जून तक यहाँ पर उन्हें मौका दे दिया गया है कि वो अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। हालांकि पहले इसमें अवधि कम रखी गई थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है, यानी कि कुछ दिन यहां पर अभ्यर्थियों को अब और मिल गए हैं। पहले 4 से 5 दिन के भीतर ही यहां फीस जमा करवाने की बात हो रही थी। भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिमला संसदीय सीट के लिए आज प्रचार प्रसार किया है। हालांकि अपने लिए ही इन्होंने आज वोट की अपील की है और कुछ एक बड़ी बातें भी इनकी ओर से कही गई है। अपने संबोधन में साफ तौर पर इन्होंने ये कह दिया है कि एक और कांग्रेस है जो कि शरिया कानून पर फोकस करना चाह रही है, दूसरी ओर भाजपा है जो कि समान नागरिक संहिता पर फोकस कर रही है ताकि एक बराबर अधिकार सभी को मिल सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और ऐसे ही शब्द पिछले कल प्रधानमंत्री की ओर से भी कहे गए हैं कि वो समान नागरिक संहिता कानून अब लाना चाहते हैं। और इसी बात पर एक और तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस पर यह कहा था कि कांग्रेस जितने भी राज्यों में अभी आई है वहां पर कई वर्गों के हक छीन लिए गए हैं। हिंदू धर्म में कई वर्गों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया गया है, लेकिन भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर यह हमला बोला है, कांग्रेस पर हमला बोला है और यह भी कहा था कि समान नागरिक संहिता पर अब जल्द ही कानून लाया जाएगा, एक बराबर हक सभी को मिलकर रहेगा। लोग अगर इस कानून को चाहते हैं तो भाजपा को सपोर्ट करें, ये भी उन्होंने अपील लोगों से की थी। और आज सुरेश कश्यप के शब्द भी कुछ ऐसे ही थे।
सुधीर शर्मा की ओर से भी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है धर्मशाला से, क्योंकि सुधीर शर्मा भाजपा प्रत्याशी हैं। लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि वो कुछ डाटा निकलवा रहे हैं, सुधीर शर्मा एक्सपोज होने वाले हैं, सुधीर शर्मा को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक निर्धारित तिथि उनकी ओर से तय की जा रही है कि कब जनता के समक्ष खुलासे किए जाएंगे। तो सुधीर शर्मा ने इस पर बड़ा पलटवार किया है और ये उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है जिस हिसाब से वो अपनी बात रख सके। लेकिन सुधीर शर्मा के पास सभी तथ्य पहुंच गए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन्हें वो लोगों के सामने दर्शा भी सकते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो सभी स्टोन क्रशर्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन सीएम सुक्खू ने अपने भाई को इजाजत दी थी क्रशर चलाने के लिए। एक ही क्रशर उस वक्त चल रहा था जो मुख्यमंत्री के भाई का था। लाखों में उनके परिवार वालों ने जमीन खरीदी है और करोड़ों में बेच रहे हैं। न जाने इतने कितने घपले किए हैं, उनके पास कागजात हैं, जल्दी ही जनता के समक्ष भी रख लेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री बताए कि उनके पास सुधीर शर्मा के खिलाफ आखिरकार कौन से तथ्य हैं। तो एक तरह से ललकारा है मुख्यमंत्री को सुधीर शर्मा ने। शिमला संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस उम्मीदवार है विनोद सुल्तानपुरी, आज इन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। हालांकि इनका ये कहना है कि सुरेश कश्यप, जो कि अभी मौजूदा समय में भी सांसद है, निडरता अगर उन्होंने दिखाई होती तो इतना ज्यादा नुकसान शिमला संसदीय सीट को नहीं पहुंचता, बागवानों को नहीं पहुंचता, कोई भी सवाल वो संसद में नहीं पूछते थे। लेकिन अब सुल्तानपुरी उनकी राह में नहीं चलेंगे, बल्कि यहाँ की जनता के मुद्दे उठाने वाले हैं। और एक बात इन्होंने ये भी कही कि चोर दरवाजे से सेब आयात होकर देश में आ रहा है। हिमाचल का सेब 400 और चेरी का डिब्बा 600 रुपए पहुंच गया है। ये नुकसान भी कहीं ना कहीं सुरेश कश्यप की बदौलत हुआ है, जिन्होंने अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।